मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इस ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं और आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारी वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे, कमेंट भी करे, शेयर भी करे और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु दोस्त महिम हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए तो हमने आपको हुमायूं के बारे में सारा चीज़ पढ़ा दिया था। अब हम लोग हुमायूं के बारे में, अगर हुमायूं का बेटा अकबर के तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा बीच में आप लोग को छूट जाएगा कौन, शेरशाह सूरी। तो हम चाहते हैं कि शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ ही लिया है, तो शेरशाह सूरी को यहाँ से हम लोग ख़त्म करके ही चलते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग का कौन सा हो जाएगा, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी। तो यह कब से 1540 से 1545 तक अपना शासनकाल इसका रहा है। ठीक है, कब से 1540 से 1545 तक। अब इसके बारे में सबसे पहला सवाल ही आपके पास पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम। ठीक है, कहाँ का नाम, बचपन। बचपन का नाम आपका क्या था, फरीद। क्या था, फरीद। ठीक है, फरीद खान इसका नाम था, फरीद खान। फरीद खान इसका नाम था। ठीक है, इसके पिता हसन अली, पिता कौन थे, ठीक है, पिता हसन अली। ठीक है, यहाँ माता भी लिख ले। ठीक है, हसन अली कौन था, पिता। ठीक है, हसन अली। चलिए तो देखिए यहाँ से सवाल आपका पूछा जाता है कि बचपन का नाम शेरशाह सूरी का क्या था, तो फरीद खान था। फरीद खान से लेके शेरशाह सूरी तक हम आपको लेके चलेंगे कि कैसे कैसे इसका नाम में परिवर्तित हुआ। ठीक है, अब जो हसन अली थे वह बिहार के जमींदार थे। ठीक है, सॉरी जमींदार नहीं, जागीरदार थे, जागीरदार थे। और यह बहलोल लोदी के दरबार में कार्यरत थे। किसके बहलोल लोदी के। तो ये सवाल पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी के पिता जो हसन अली थे वह किसके दरबार में थे, तो बहलोल लोदी। ठीक है, किसके, बहलोल लोदी। ठीक है, इन्हीं के दरबार में यह कार्यरत थे। ठीक है, हसन अली के मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी, देखिए अब हसन अली की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद शेरशाह सूरी क्या होता है, बिहार के नामी शासकों के दरबार में काम करने लगता है। ठीक है, यानी कि जो उस समय मतलब कि सबसे मशहूर मतलब कि थे उनके दरबार में यह क्या था, शेरशाह सूरी काम करने लगा अपने पिता के मृत्यु के बाद। ठीक है, बाहर अली नुमानी ने फरीद, यहाँ से एक पॉइंट लिख लें, बाहर अली नुमानी। ठीक है, नुमानी। ठीक है, कौन सा, नुमानी। इसी ने फरीद को शेरशाह सूरी की उपाधि दिया था। ठीक है, बाहर अली नुमानी ने फरीद को शेरशाह की उपाधि दी थी, शेरशाह सूरी की उपाधि दिया था। ठीक है, अब देखिए यह क्या हुआ था कि फरीद जो खान था वह एक शेर को मार दिया था। ठीक है, यही कहानी है इसका, जिसके कारण इसे बाहर अली नुमानी ने शेरशाह की उपाधि आपको दे दी। इसके बाद यह इसका नाम शेरशाह सूरी हो गया। ठीक है, अब ऐसा एक सवाल पीसीएस में पूछा हुआ था कि जो अफगान वंशज का दूसरा संस्थापक किसे कहा गया है, तो शेरशाह सूरी को कहा गया है। ठीक है, अफगान वंश का दूसरा संस्थापक शेरशाह सूरी को कहा गया है। ठीक है, शेरशाह सूरी को कहा जाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना किया था, एक शेरशाह सूरी ने एक वंश की स्थापना किया था, उसे सूर वंश कहते हैं। ठीक ना,
ठीक है, इसने सूर्यवंश की स्थापना, सूर्यवंश की स्थापना किया था। कौन सा? सूर्यवंश की स्थापना किया था। ठीक है, इसकी जानकारी, अगर देखिए ये सवाल तो पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि इस वंश का यानी कि सूर्यवंश की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? अब्बास खान शेखानी, अब्बास खान शेखानी की रचना तोहफा ए अकबर शाही से मिलता है। ठीक है, इस वंश की जानकारी, ठीक है, जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अब्बास खान शेखानी, ठीक है, जानकारी अब्बास खान शेखानी की रचना, ठीक है, कौन सा था? तो तोहफा ए अकबर शाही। ठीक है, क्या था? तोहफा ए अकबर शाही। तोहफा ए अकबर शाही से इस वंश के स्थापना की जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कुछ डेट पे चलते हैं, फिर डेट वाइज हम लोग पढ़ लेते हैं कि 1500, चलिए 1538 में बंगाल अभियान में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, कि 1538 में बंगाल अभियान, ठीक है, बंगाल अभियान के बाद हुमायूं जब लौट रहा था, ठीक है, हुमायूं जब लौट रहा था तब 1539 में चौसा नामक स्थान पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में हुमायूं के, मैं जब हुमायूं पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि जब हुमायूं 1538 में बंगाल का अभियान करके वापस लौट रहा था, उसी समय शेरशाह सूरी ने उस पे चौसा नामक स्थान पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और हुमायूं को पराजित कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद 1540 में बेलग्राम यानी कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को उसने भारत छोड़ने पर विवश कर दिया, यह भी मैंने आपको बता दिया। और 1540 में इसने अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, इसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। ये पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था। हजरत आला की उपाधि इसने धारण की थी। 1541 में शेरशाह का गखर जाति के लोगों, अब यहाँ से आप ऐसे करेंगे, डेट वाइज याद कर लेंगे, क्योंकि ये पूछता है, मैचिंग करने के लिए आपसे दे देगा या बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो 1541 में शेरशाह सूरी ने गखर जाति के विरुद्ध अभियान किया था। ठीक है, यानी कि उन लोगों से क्या किया था? ये युद्ध किया था। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा, यही सवाल पूछा जाता है, मैचिंग में दिया जाता है कि शेरशाह सूरी ने गखर जाति से कब युद्ध किया था? तो 1541 में किया था। ठीक है, अब देखिए, अब इसके पीछे कहानी क्या है कि यह गखर जाति जो है धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूव हो रहे थे, इसका पता शेरशाह सूरी को लग गया। तो शेरशाह सूरी उनके शक्ति को खत्म नहीं कर सका, लेकिन इनको क्या कर दिया? इनकी शक्तियों को रोकथाम कर दिया, जिसके लिए इसने पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में सीमा पर रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया। ठीक है, क्या किया? इसी के रोकथाम के लिए, इनके शक्तियों को रोकथाम के लिए इसने कौन सा? तो रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, रोहतासगढ़ का किला बनवाया। ठीक है, अब 1541 हो गया। 1542 में, ठीक है, मालवा पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1542 में मालवा पर आक्रमण क्या किया? 1541 में मालवा पर इसने आक्रमण करके उसको भी अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, 1542। अब आइए 1543
1543। देखिए एक सीक्वेंस से मैं आपको टाइम टू टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको मैचिंग या सही गलत के बारे में पूछे तो आपको एकदम दे दनादन याद रहे। पहला गखर जाति के विरुद्ध किया था, दूसरा मालवा को अपने अधीन में कर लिया, और तीसरा जब 1543 में इसने शेरशाह सूरी ने रायसीना पर आक्रमण किया। रायसीन, किस पे? रायसीन, ठीक है, रायसीन पर आक्रमण किया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने इस अभियान में धोखे से राजपूतों को क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक है, ठीक है, रायसीन को राजपूतों के शासक कौन थे? तो आपका पूरनमल। ठीक है, तो यहाँ के राजा जो थे, शासक, ठीक है, कौन थे? तो पूरनमल को इसने क्या कर दिया? धोखे से मार डाला था। ठीक है, धोखे से मार डाला था। पूरनमल की मृत्यु के बाद पूरनमल के मृत्यु के बाद वहाँ की जितनी सारी स्त्रियां थी उन्होंने जोहर प्रथा को अपना लिया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सवाल एक बार पूछा हुआ था, मतलब कि स्टेट लेवल में। ठीक है, कि कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंकित लगा दिया था? तो यही एक युद्ध था, रायसीना पर, क्योंकि इसने धोखे से पूरनमल को क्या कर दिया था? मार दिया था। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कि यह शेरशाह सूरी, शेरशाह के चरित्र पर, यहीं से लिख लेंगे, शेरशाह के चरित्र पर, ठीक है, चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। यह घटना, यह आक्रमण, ऐसे लिखिए, यह आक्रमण, ठीक है, चरित्र पर यह आक्रमण एक कलंक माना गया है। शेरशाह के चरित्र पर यह आक्रमण एक कलंक माना गया है। ठीक है, माना गया है। अब इसके बाद आता है कौन सा? तो 1544। ठीक है, अब आराम से सुनिएगा। ठीक है, मेवाड़ अभियान, यहां लिखिए लीजिए, मेवाड़ अभियान, मेवाड़ अभियान। ठीक है, मेवाड़ अभियान इसने 1544 में मेवाड़ अभियान किया और यहाँ के शासक मालदेव को पराजित किया। यहाँ के शासक कौन थे? ठीक है, शासक, अगर शासक पूछे, ठीक है, तो शासक में आप क्या लिखेंगे? मालदेव, मालदेव, मालदेव। ठीक है, यहाँ के शासक को, मालदेव को पराजित किया। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद, मेवाड़ के युद्ध के बाद ही शेरशाह सूरी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुट्ठी भर, एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो दिया। ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि किस आक्रमण के बाद, किस आक्रमण में शेरशाह सूरी ने यह कहा था कि एक मुट्ठी, मैं, ऐसे लिख लीजिएगा, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए, ठीक है, एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो दिया। ठीक है, पूरे भारत को खो दिया। ठीक है, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरे भारत को खो दिया। ठीक है, इसके बाद आता है 1545 में कलिंजर का युद्ध। ठीक है, इसका एक अगला युद्ध देखिए, चलिए, कौन सा? 1545 में कलिंजर अभियान, शेरशाह सूरी का 1545 में, किसका? कलिंजर अभियान। ठीक है, कलिंजर अभियान किया था। अब यहां से यह अभियान एक डांसर के लिए इसने कर दिया। अब सोचिए कि यह कितना बड़ा डफर था शेरशाह सूरी कि मात्र एक डांसर या एक दासी के लिए इसने 1545 में कलिंजर का अभियान कर दिया। तो यह युद्ध किसके लिए हुआ था? यह युद्ध, कलिंजर का अभियान, ठीक है, किसके लिए? तो दासी
या डांसर आप लिख लेंगे, डांसर के लिए, यह एक डांसर के लिए हुआ था। ठीक है। कीरत सिंह, देखिए राजा कौन थे, कलिंजर के राजा। ठीक है, यहां से लिख लेंगे, यहां कर लेंगे शासक, शासक कीरत सिंह। ठीक है, कौन थे, कीरत सिंह थे। ठीक है। अब देखिए शेरशाह सूरी ने कीरत सिंह से कहा कि यह दासी या डांसर यह मुझे दे दो। ठीक है। और कीरत सिंह ने इसे साफ साफ मना कर दिया कि हम इसे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह एक रेपुटेशन का सवाल होता है कि अगर किसी भी घर का मतलब कि कोई दासी या जो भी है, अगर उसे कोई दूसरा ले जाए तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए यह कीरत सिंह ने इसे क्या किया, नहीं दिया, जिसके चलते एक डांसर के लिए, एक नर्तकी के लिए शेरशाह सूरी ने कलिंजर अभियान कर दिया, मैंने कीरत सिंह पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है। और इसी युद्ध में इसकी मृत्यु भी हो गई। कैसे, देखिए अब ये कलिंजर के जब किले पर आक्रमण किया और इसने एक क्या किया कि शेरशाह सूरी द्वारा छोड़ा गया तोप का एक गोला, मतलब कि इसने एक तोप का गोला छोड़ा। तो उस समय क्या होता था कि कोई भी किला वगैरह देखिएगा तो वह स्ट्रेट सीधा नहीं होता है, थोड़ा कर्व होता है। ठीक है। तो यह गोला गया और दीवार से टक्कर कर क्या हुआ कि वापस मतलब कि चलाया, और जहाँ शेरशाह सूरी का पूरा तोप और ये मतलब कि पूरा गोला रखा हुआ था, उसी में जाकर वह फट गया और वहीं पे शेरशाह सूरी खड़ा था, और जिसके चलते शेरशाह सूरी की क्या हुई, मृत्यु हो गई। ठीक है, शेरशाह सूरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस अभियान के द्वारा शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, तो कलिंजर अभियान के द्वारा शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। ठीक है, आप याद रखिएगा। अभी अगर कलिंजर अभियान जो है, मतलब कि कलिंजर का वास्तविक नाम महोबा है, जो एमपी में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद इसे सासाराम में दफना दिया गया। ठीक है, कहाँ दफनाया गया, सासाराम। सासाराम में दफना दिया गया। इसके मृत्यु के बाद इसे सासाराम में दफना दिया गया। तो ये सवाल पूछा भी जाता है कि शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया है, तो सासाराम में इसको दफना दिया गया है। ठीक है, इसका मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। सीधे सीधे यही सवाल पूछता है, आपका आंसर भी आपको यही होना चाहिए। ठीक है। अब इसके मृत्यु के बाद मैंने बताया था कि जब मैं हुमायूं पढ़ा रहा था कि हुमायूं ने जब देखा कि क्या हुआ था, शेरशाह की मृत्यु हो गई, उसका उत्तराधिकारी उसके पुत्र का भी मृत्यु हो गया था। ठीक है, तब वो उसका फायदा लेकर भारत में फिर से आक्रमण करके गद्दी पे बैठ गया। ठीक है। उसका एक बेटा था, मतलब कि शेरशाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह एक योग शासक था, परंतु 1553 में आकस्मिक इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब चीज़ मैंने आपको हुमायूं में बता दिया है, वहाँ से आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद फिरोज शाह, ठीक है, देखिए अब शेरशाह सूरी के बाद, ठीक है, उसका पुत्र शेरशाह, ऐसे लिखिए शेरशाह का पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा, परंतु 1553 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला शासक, इसके बाद इसका अगला शासक फिरोज शाह। ठीक है, अगला शासक फिरोज शाह। ठीक है, अगला शासक फिरोज शाह बना, जिसको इसका मामा ही, ठीक है, मामा ही मुबारिज खान फिरोज शाह, अगला शासक फिरोज शाह बना, लेकिन इसका मामा जो था, ठीक है, मामा जो था मुबारिज खान,
मुबारिज खान ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद से कोई भी योग्य शासक नहीं बना, लेकिन इस वंश का अगर सिकंदर शाह सूरी अंतिम शासक था, अगर अंतिम पूछे, अंतिम शासक अगर आपसे पूछता है कि सूरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह आपका सूरी था। ठीक है, सिकंदर शाह सूरी था। तो इस तरीके से हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में जान लिए। अब शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था जो था, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था हमारा अगला टॉपिक है। तो यहाँ तक आपको शेर शाह सूरी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, पूछे, जो भी है मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है, जो भी जब अभी तक मैं जितना भी पढ़ाया हूँ, हुमायूं हो चाहे हिस्ट्री जब से स्टार्ट हुई तब से आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में होगा, लेकिन हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को जल्दी से पढ़ा के आपसे बात करने के लिए टाइम निकाला। ठीक है, क्योंकि वीडियो हर एक क्लास में टाइम नहीं मिल पाती है। देखिए, आप लोग अगर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपसे कोई भी सवाल, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम में आपसे सवाल नहीं छूटने जा रहा है। अगर टॉप सवाल आएंगे तो आपके लिए भी आएगा, तो सभी बच्चे के लिए आएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सीक्वेंस से पढ़ें, हर एक क्लास को अटेंड करें और अपने लैंग्वेज में एक नोट्स बनाएं। ठीक है, और नोट्स बनाने के बाद कोशिश करें कि उसको रिवीजन करें। मैं तरीका भी आपको बता देता हूँ कि जैसे पहले एक रेडमली इस वीडियो को मतलब कि लाइव क्लास जुड़ के आप देख लें, समझ लें, और वहीं पे आप 100% समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद अब नोट्स जब लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर करके भी आप नोट्स बना सकते हैं। एक बार बात माने मेरे, जो भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, कि अगर एक बार आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको फिर कभी हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए, हमारे साथ जो भी भाई बंधु जुटे हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावे थोड़ा सा इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े भी। ठीक है, चलिए।